अस्सलाम वालेकुम जनाब, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज का दिन विद सम क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट डे। सर, हम लोग क्या पढ़ने आए हैं? बिज़नेस लॉ और कैफ 4 का ये पेपर है। मुझे बताइएगा, आपके कोर्स में कितने चैप्टर्स हैं? 18 चैप्टर्स हैं और 10 लॉज हैं। ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जो कि मिलके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाते हैं? कितने चैप्टर्स हैं जो कि मिलके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाते हैं? कहाँ से कहाँ तक? 10 तक। आप मुझे ये बताइए, पार्टनरशिप किन चैप्टर्स पे स्प्रेड है? 11, 12, 13। नेगोशिएबल 14 और 15। मिस अदर लॉज जो कि प्योर क्राइमिंग बेस्ड हैं, फर्स्ट 16, 17 और 18। मिस आप मुझे ये बताइए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सारा पढ़ लिया था कल? नहीं, जस्ट एक ओवरव्यू कि हम लोगों ने मेन चीज़ क्या पढ़ी थी। हम लोगों ने कल 2 बातें पढ़ी थी, एक इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा ऑफ़र से रिलेटेड कुछ बातें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। कल हम लोगों ने कुछ टर्म्स के ऊपर बात की थी। ये प्रॉमिस किसे कहते हैं? ऑफरर और ऑफरी के दरमियान जो एक समाजी वादा है वो मेरा प्रॉमिस कहलाता है, एक सोशल प्रॉमिस कहलाता है। तो कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए कम से कम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए? 2 होनी चाहिए। एक बंदा जो कि ऑफ़र दे रहा है और जिसको दे रहा है या जो एक्सेप्ट कर रहा है, एक वो पार्टी। अगर मुझे प्रॉमिस को बदलना है एग्रीमेंट में तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसमें कंसिडरेशन को ऐड करना पड़ेगा। ये कंसिडरेशन क्या होती है? एक वैल्यू होती है। वैल्यू फॉर व्हाट? जितनी भी पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं, किसी ना किसी को नहीं बल्कि सबको बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मिस अगर मैं ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन ऐड करूं सबको तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एग्रीमेंट बनेगा। ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। तो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस हो गया मेरा प्रॉमिस में मैंने क्या ऐड किया? कंसिडरेशन। वो क्या होती है? वैल्यू। तो क्या बन गया मेरा? एग्रीमेंट बन गया। प्रॉमिस में और एग्रीमेंट में क्या फ़र्क होता है? प्रॉमिस में जो है वो कंसिडरेशन ही होती है, वो एग्रीमेंट में प्रॉमिस में कंसिडरेशन नहीं होती है और एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होती है। यहाँ पे शायद एक पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है प्रॉमिस में, मगर एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज़ को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिल रहा होता है। तो एग्रीमेंट आ गया मेरे पास। क्या एग्रीमेंट सिर्फ एक्सप्रेस फॉर्म में ही होते हैं? नहीं। और कौन सी फॉर्म होती है? इम्प्लाइड क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक्शन से बात की जाती है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? जो बोल के किए जाएं या लिख के किए जाएं। अच्छा, मुझे अगर एक एग्रीमेंट को कन्वर्ट करना है, इवॉल्व करना है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसमें हम लीगल बाइंडिंग ऐड करते हैं। क्या लीगल बाइंडिंग के ऊपर किताब ने कुछ बहस की है? नहीं। किताब ने ये कहा है कि आपने हमेशा इस चीज़ को अज्यूम करके चलना है कि देयर इज़ ऑलवेज अ लीगल बाइंडिंग। मगर आप ही मुझे बताइए 3 ऐसे मेथड्स जिससे हम लीगल बाइंडिंग को ऐड कर सकते हैं। ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जिससे हम उसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ बना सकते हैं या उसमें लीगल बाइंडिंग का एक तड़का ऐड कर सकते हैं? ठीक है। नहीं, लीगल बाइंडिंग क्रिएट कैसे होती है? हाउ कैन वी क्रिएट लीगल बाइंडिंग? मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ या एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि मैं आपको बी लॉ का फास्ट ट्रैक 5,000 रुपये के अंदर प्रोवाइड करूँगा। नॉर्मल इसका रेट जा रहा है कोई 8-10 हज़ार रुपया, और मैं परफॉर्मेंस के टाइम पे बैकआउट कर लूँ, मैं मुकर जाऊँ, आप अदालत में जाके साबित ना कर पाओ। अदालत कब मानेगी? हाँ, वो एविडेंस या वो रिटन प्रूफ। तो अब सवाल वही है, लीगल बाइंडिंग को मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ?
आप थोड़ा सा करीब करीब आ गए हो। रिटन एग्रीमेंट करके एक एग्रीमेंट हो गया, और किसी की गवाही हो गई, और तीसरा मेथड लिखवा लेना, गवाही ऐड करवा लेना, और कोई तीसरी बात रजिस्टर करवा लेना उसको रेलेवेंट लॉ के अंदर। भाई मैंने स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवा लिया है, मगर उसको फोल्ड करके मैंने अपने पर्स में डाल लिया, कानून के डॉक्यूमेंट्स में उसको ऐड नहीं करवाया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस बंदे के साइन ले लो, और साइन के साथ उसका थंब इम्प्रेशन ले लो, तो इस तरीके से हम लीगल बाइंडिंग को ऐड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वाली बातें हमें समझ आती हैं। ये ऑफ़र किसे कहते हैं? कोई बंदा किसी को ऑफर करे कि मैं ये सामान तुम खरीदो। ऑफ़र को उर्दू में क्या कहेंगे? पेशकश। तो ऑफ़र की डेफिनेशन आप लोगों ने क्राइम कर ली होगी, तो कौन सुना रहा? थोड़ा सा ऊंची बोलना है। व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or abstain from doing, वो करना चाहता है या वो करने से बाज, आगे with a view of obtaining the assent of that other to such act or abstinence is called an offer। खूबसूरत डेफिनेशन। मतलब अगर आपसे IQ पूछ ले 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, तो ये फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, इसमें आपने कुछ सोचना ही नहीं है। जो बात आपने लिखी हुई है, याद की हुई है, उसको आपने एज इट इज़ प्रोड्यूस कर देना है। अच्छा, एक ऑफ़र को वैलिड करने के लिए हमें कुछ एसेंशियल्स देखने पड़ते हैं, वो कौन से होते हैं? एक एक बताना, हम लोग 5 बैठे हुए हैं। एक सर्टन होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या? किसी भी तरह का कोई इबाहम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, डेलिबरेट गलती ना हो रही हो, सारी बातें हमने एज इट इज़ प्रॉपर वे में बताई हो कि क्या है, कब है, क्यों है, कैसे, या सारे सवालों का आंसर उसको हमने पहले से दिया हो। दूसरी, प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोलूं और दूसरी पार्टी तक आवाज़ ना जाए, तो उस तक आवाज़ भी पहुंचे, उसके बाद मेरी समझ में भी आए, उसकी नॉलेज में आ जाए। और अगर हम पोस्ट से कर रहे हैं तो नॉलेज में जाना ज़रूरी नहीं है। हमने अगर पोस्ट कर दिया और उस बंदे तक पहुंच गया, इट मीन्स कि हमारी ऑफ़र उस तक कम्युनिकेट हो गई है। वो पढ़ता है, वो नहीं पढ़ता, वो बात की कहानी है। आज हम लोगों ने इस बात के ऊपर मज़ीद बहस भी करनी है। देयर शुड बी मोर देन वन पर्सन, यानी कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। लॉफुल, जिस चीज़ की ऑफ़र की जा रही है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। ऑफ़र करने वाला शख्स क्या कहलाता है? ऑफरर या ऑफरी? ऑफरर। तो ऑफरर उसके अंदर कोई कंडीशन ऐड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वो उसमें कोई शर्त ऐड कर सकता है कि आपने मुझे इस तरीके से रिप्लाई करना है, आपने मुझे इस मोड पे रिप्लाई करना है, मुझे ये वाली चीज़ ऐसी चाहिए, तो वो अपनी तरफ से कोई कंडीशंस ऐड कर सकता है। चलें, कंडीशन ऐड कर दिए, दूसरी पार्टी के पास ऑफ़र प्रॉपर्ली कम्युनिकेट भी हो गई है, उसकी नॉलेज में भी आ गई है। अब जो बंदा ऑफ़र कर रहा है, ऑफरर, उसने ये एक्सपेक्ट करना है कि दूसरी पार्टी उसको एज इट इज़ उसी के मुताबिक जवाब देगी, आंसर करेगी। तो अगर दूसरी पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाए, इसने कहा था कि आप मुझे ख़त का जवाब ख़त पे दें, दूसरी पार्टी ने ईमेल कर दी, मेरे पास क्या राइट्स हैं? ऑफरर के पास क्या क्या राइट्स हैं? या तो वो उसको मान ले, या उसको इंसिस्ट करे कि जिस मोड पे मैंने तुमको कहा था तुम उसको उसी मोड पे भेजो, या रिजेक्ट कर सकता है। तो एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट कर ले, या दूसरी पार्टी को कहे कि भाई जिस तरह कहा था उसको वैसे ही भेजो। ठीक है जी। तो प्रॉमिस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये बातें हमें क्लियर है।
ये सारी बातें मैं क्लियर है? कोई मसला? फिर ऑफर की डेफिनेशन हमें क्लियर है? किस किस ने से याद किया आपके अलावा? आप खैर कर लिए, आपकी भी है नहीं की होगी याद आपको? कोई बात नहीं, एक काम करें, नहीं एक काम करें, इसको तोड़ लें। अब देखिएगा, व्हेन वन पर्सन, जब एक शख्स सिग्निफाई कर रहा है दूसरे को, हमने क्या कहा था? कम से कम तो एक पर्सन ये और एक जिसको सिग्निफाई किया जा रहा है। पहले यहाँ तक तोड़ लें। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, क्या? हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। कॉमा लग गया, ये सेकंड पार्ट है। जब एक शख्स सिग्निफाई कर रहा है दूसरे को, मगर क्या? विलिंगनेस टू डू, कुछ करने की चीज़ या ना करने की वाली बात, विद अ व्यू। अब तीसरी बात, क्यों कर रहा है? वाई? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर। किसके ऊपर? टू डू और नॉट टू डू, टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस। तो तीन हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यहाँ तक पहले ब्रेक कर लो। उसके बाद वो क्या कर रहा है, हिज विलिंगनेस वाली बात, ये कॉमा तक ब्रेक कर लो। उसके बाद क्यों, विद अ व्यू वाली बात कर लो। तो शायद ये थोड़ी बहुत आपको आसानी दे दे इसको क्रैम करने में। मगर डेफिनेशंस हैं, हमें क्रैम करनी पड़ेंगी। अब ये तो कुछ भी नहीं है, अभी 16 चैप्टर में जाके 17-18 में जाके आपको बहुत सारी अजीबोगरीब डेफिनेशन का सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा दिल बड़ा करें चीज़ों को याद करने में। अच्छा जी, एसेंशियल्स हम लोगों ने कहा था कि ऑफर आप अपने आप को नहीं कर सकते, देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज, सर्टन होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए। कंडीशनल्स ऐड कर सकता है ऑफरर। कम्युनिकेशन वाली बात हम लोगों ने कर ली, इसके ऊपर हम लोगों ने आज मज़ीद बात भी करनी है। इन्विटेशन टू ऑफर, ये क्या होती है? ये क्या है? कौन आप में से वॉलंटियर करेगा? बस इन्विटेशन इस कि आपने उसको किसी बात की कोई खसूसियात बता दी हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं कि भाई ये चीज़ इस तरीके से है, हम लोग इसको ऐसे डील करने जा रहे हैं। अगर आपका दिल करता है तो आएँ और आके हमसे बात कर ले, हमसे मिल लें। तो इसके अंदर हम लोगों ने कुछ बातें और भी देखी थी, कुछ प्राइस वाली बात भी कवर की थी। वो क्या बात थी? अगर प्राइस नेगोशिएबल हो तो दैट इज़ नॉट एन ऑफर। वो क्या है? वो इनविटेशन है। अगर प्राइस फिक्स हो फिर वो ऑफर है। प्राइस फिक्स है मगर साथ लिखा हुआ है कैन बी बारगेन्ड, तो वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। प्राइस है ही नहीं, वो भी इनविटेशन टू ऑफर है कि आओ और आके मेरे से प्राइस के ऊपर बहस करो, बात करो। यहाँ तक क्लियर है? कल हम लोगों ने सब पढ़ लिया था, बस ये लैप्स वाली बात रह गई थी कि एक ऑफ़र कैसे कैसे ख़त्म की जा सकती है, रिवोक की जा सकती है, लैप्स हो सकती है। शुरू करते हैं। एक ऑफ़र है, ये कब ज़िंदा रह सकती है? कब तक ज़िंदा रह सकती है? जब तक, आसान बात से पहले स्टार्ट कर लेते हैं ना। एक ऑफ़र है, मैंने आपसे एक ऑफ़र की, आपने या मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन गया? या प्रॉमिस बन जाएगा या एग्रीमेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब वो ऑफ़र तो नहीं है, ख़त्म हो गई है। तो जब आप ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो तो मेरी ऑफ़र ख़त्म हो गई। तो पहला पॉइंट क्या है? एक्सेप्टेंस के बाद मेरी ऑफ़र लैप्स हो जाती है। जब आपने मेरी बात को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है कि आपने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस कुछ भी बन गया। तो जो मैंने आपको ऑफ़र दी थी अब वो मौजूद तो नहीं है, वो तो ख़त्म हो गई है, डन एंड डस्टेड। तो आफ्टर एक्सेप्टेंस मेरी ऑफ़र ख़त्म हो गई। फिर मैंने आपको ऑफ़र दी, आपने कहा सॉरी सर मैं ये काम आपके लिए नहीं कर पाऊँगा, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, एक्सप्रेस रिजेक्शन हो गई। तो क्या अब वो ऑफ़र ज़िंदा है?
तो सेकंड पॉइंट क्या आ गया? रिजेक्शन। तो एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो, दोनों केसेस में एग्जिस्टिंग ऑफर जो मैंने की है वो मेरी ख़त्म हो गई है, लैप्स हो गई है। एक्सप्रेस रिजेक्शन बाय द ऑफरी या नॉन एक्सेप्टेंस। फिर एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद हम उसको रिवोक नहीं कर सकते। तो आखिरी 2 पॉइंट्स क्लियर है, ये आसान बात है। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको ऑफर दी, उस ऑफर में कंडीशंस हैं, आपको वो कंडीशन समझ नहीं आई या आपने वो कंडीशंस फुलफिल नहीं की। अब मेरे पास कुछ राइट्स थे, या मैं मान लेता या मैं इनकार कर देता। और अगर मैं इनकार कर दूं और आपने मेरी कंडीशंस को पूरा नहीं किया, तो क्या वो ऑफ़र अब खड़ी हुई है? नहीं। तो अगर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफ़र, प्रेसिडेंट कहते हैं उसमें मौजूद, तो अगर उसमें कुछ कंडीशंस थी और आपने वो कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं किया, इट मीन्स कि वो एग्जिस्टिंग ऑफ़र मेरी ख़त्म हो चुकी है, अब वो मौजूद ही नहीं है। आपसे मैंने कहा था मुझे आपने व्हाट्सएप करना है, आपने नहीं किया, बात ख़त्म। आपने यहाँ पे एक्सप्रेसली रिजेक्ट नहीं किया, आपने मुझे मना नहीं किया, मगर आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ऑटोमेटिकली वो ऑफ़र मेरी ख़त्म हो गई है, लैप्स हो गई है। तो इफ़ देयर इज़ एनी कंडीशन और अगर हम उसको फुलफ़िल ना कर पाएँ, तो जिस बंदे ने ऑफ़र दी है वो ऑफ़र तमाम हो जाती है। इसको इम्प्लाइड रिजेक्शन भी कह सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या आ गया मेरे पास? नॉन फुलफिल ऑफ कंडीशन। 3 बातें क्लियर हैं? मैंने आपको ऑफर दी थी और ऑफर में कहा था कि ये ऑफर 3 दिन तक वैलिड है, ये ऑफर 3 दिन तक वैलिड है। चौथा दिन आ गया और आप मेरे पास आ गए कि सर मुझे कबूल है, कि अब मैं उसको मानूंगा? नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑफ़र टाइम बाउंड हो, अगर उसमें कुछ टाइम ऐड कर दिया हो, हमने ये कहा हो कि भाई ये इतने टाइम के लिए वैलिड है, तो अगर वो टाइम लैप्स कर जाए, अगर वो टाइम ख़त्म हो जाए, तो मेरी ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। कॉलेज ने कहा डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं फॉर फर्स्ट 7 डेज़। 10वें दिन आप आके कह रहे हैं कि सर वो मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो कॉलेज क्या कहेगा आपको? ख़त्म हो गई है, चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो लैप्स ऑफ टाइम इफ़ इट इज़ स्पेसिफाइड इन दी ऑफर, और अगर स्पेसिफाइड नहीं है फिर रीज़नेबल टाइम देखते हैं। फिर देखते हैं कि उस तरह की ट्रांजैक्शंस उस मार्केट की इन्वायरमेंट में उसके नॉर्म्स के मुताबिक, उसके कल्चर के मुताबिक कैसे डील की जाती हैं। तो अगर टाइम स्पेसिफाई हुआ है, इट मीन्स कि टाइम स्पेसिफाइड है, और अगर वो गुजर गया तो ऑफर मेरी ख़त्म हो गई है। रीज़नेबल टाइम की कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कोई एग्जांपल चेक कुछ ही मैंने अभी स्पेसिफाई नहीं होती, पेरिशेबल गुड्स, और कोई आसान एग्जांपल? कोई एग्जांपल? रीजनेबल टाइम, टाइम डिफाइंड नहीं है। बीलो का फास्ट ट्रैक कितने डेज का है? 30 to 40 डेज का बैच है। और अगर आप लोग ये कहते हैं कि सर हम इसमें एडमिशन कराना चाहते हैं, मगर हमारा एडमिशन 1 हफ्ते के बाद होगा और आपने हमें आगे तक लेके जाना है, आगे तक लेके जाना है, तो कोर्स का एंडिंग टाइम क्या है? आफ्टर 30 डेज। अगर वो डिफाइंड किया हुआ है तो उसके मुताबिक चलेंगे, और अगर डिफाइंड नहीं है तो हमें कम से कम इम्प्लाइड पता है कि वो 30 दिनों का बैच है। ये एक रीज़नेबल टाइम हो गया। तो इफ़ नॉट स्पेसिफाइड तो ढूंढेंगे हम लोग रीज़नेबल, और अगर स्पेसिफाइड है तो उसके मुताबिक उसको लैप्स कर देंगे। अच्छा, मैंने ऑफ़र की और ऑफ़र एक स्पेसिफिक मोड पे की, और मैं चाहता हूँ कि दूसरा बंदा भी उसी मोड पे मुझे आंसर करे, और अगर वो नहीं कर रहा, मुझे ऑफ़र लैप्स हो गई है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। ये क्या चीज़ है?
एक्सेप्टेंस से पहले पहले हम उसको रिवोक कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा एक्सेप्ट हो गया फिर क्या होगा, ये एग्रीमेंट बन जाएगा और उसके आगे जाके फिर कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो रेवोकेशन ज़रूरी है एक्सेप्टेंस से पहले पहले। लैप्स ऑफ टाइम वाली बात हम लोगों ने कर ली, कंडीशंस वाली बात कर ली, नॉन एक्सेप्टेंस और नीचे वाली बात हम लोगों ने कर ली। यहाँ तक क्लियर है, पक्की बात है। कभी आप लोगों ने रक्षा कराया कहीं जाने के लिए, कभी कराया हो क्या? रिक्शे वाला आपकी बात को बड़ी आसानी से मान लेता, आपके रेट को? नहीं। क्या करता है वो? बार्गेन करता। इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। क्या मतलब है इस चीज़ का? आपने एक रिक्शे वाले को अप्रोच किया, आपने कहा कि भाई मुझे बरकत मार्केट जाना है। उसने कहा सर 100 रुपया, यहीं रुक जाए। अप्रोच कौन कर रहा है? हम उसको ऑफ़र दे रहे हैं। कहाँ जाना है, कितने में जाना है, सर्टन है, एब्सोल्यूट है, 2 पार्टीज़ हैं, कोई कंडीशन रखी मैंने? नहीं, सब कुछ सही है। ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र है। ऑफ़र है, ए ने ऑफ़र दी आर को 100 रुपये की। कहाँ जाना है? अच्छा, ए को फ़ायदा क्या मिलेगा इस चीज़ से? ए को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। और ये रिक्शे वाले को क्या फ़ायदा मिलेगा? 100 रुपये मिल जाएगा। ये ऑफ़र थी, यहाँ लिख लेते हैं। अगर रिक्शे वाला कहे ठीक है सर बैठो, एक्सेप्टेंस हो गई, कहानी ख़त्म। कहानी ख़त्म, एग्रीमेंट हो गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्या कोई लीगल बाइंडिंग है? तो ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा, रिक्शे वाले ने अपनी आगे से वैरायटी करा दी, सर 100 रुपया नहीं, मैं आपसे लूँगा 120 रुपये, मैं आपसे लूँगा 120 रुपये। तो जो मैंने 100 रुपये की ऑफ़र की थी, उसने मेरी ऑफ़र काट के एक नई ऑफ़र दे दी 120 रुपये की। और जो मेरी एग्जिस्टिंग ऑफ़र थी, ये वाली ऑफ़र, वो मेरी रिवोक हो गई है या वो मेरी लैप्स हो गई। तो अगर कोई काउंटर ऑफ़र आ जाए तो एग्जिस्टिंग ऑफ़र ख़त्म हो जाती है, लैप्स हो जाती है, वो बेचारी फौत हो जाती है, मर जाती है। ज़रा यहाँ पे मुझे बताइएगा ऑफरर कौन और ऑफरी कौन है? अब ऑफरर रिक्शे वाला हो गया और ऑफरी ए हो गया। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस की पावर किसके पास है? ए के पास है। अब पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट बदल गई हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी ने उस ऑफर के बदले काउंटर ऑफर कर दी थी। तो इफ़ देयर इज काउंटर ऑफर, वो क्या है? एन ऑफर बाय ऑफरी इन रिस्पॉन्स टू द ओरिजिनल ऑफर। ये ऑफरी कौन होता है? दूसरी पार्टी। दूसरी पार्टी। और ऑफरर कौन है? वो जो पहले जाके जिसने पहल की है। उस केस में किसने पहल की थी? ए ने। तो वो कौन था? ऑफरर। आर कौन था? ऑफरी। उसके बाद आर ने काउंटर किया तो आर ऑफरी से बन गया ऑफरर, और वो ए बेचारा ऑफरर से बन गया ऑफरी। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल? नहीं, रेट था, रेट डिफाइंड हो गया था, पैसे डिफाइंड हो गए थे। भाई मैंने बल्कर मार्केट जाना है, कितने पैसे लोगे? वो सर बैठे बाद में कर लेंगे, सर बैठे बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पे प्राइस सर्टन नहीं है, इसका मतलब है कि ऑफर नहीं है। बट अगर प्राइस फिक्स है कि 120 उसने मुंह से बोल दिया और वो बार्गेनेबल नहीं था, तो उसके बाद अगर कुछ हो रहा है तो वो काउंटर ऑफर में काउंट होगा। नॉर्मली इनविटेशन हम लोग देखते हैं ब्रोशर्स के अंदर, इंक्वायरीज़ के अंदर, या उन बिज़नेस में जिस तरह में इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। अब रिक्शे वाले से आपने क्या बेचारे से इंक्वायर करना? वो तो एक मासूम सा बंदा पहले ही है, हालात से पछताया हुआ, ज़माने से तंग आया हुआ, गैस के रेटों को देखता हुआ, परेशान हाल, सुबह घर से आया होगा बीवी से लड़ के, और फिर आपसे भी वो अगर लड़ना बैठ जाए तो फिर क्या फ़ायदा बेचारे का? क्यों उसका दिन ख़राब करना? दे दो उसको 120 रुपये, जाओ
मज़े की बात है कि हम लोग अपनी मतलब जो चीज़ हमने परचेज़ करनी हो हम उस पर पैसा लगा देते हैं। थोड़ी बहुत पीछे भी देख लिया करें, कुछ वैल्यू अगर आप ऐड कर सकते हैं ज़माने में तो उनको भी दे दिया करें। डन। तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी बिफोर एक्सेप्टेंस, ये बात याद रखनी है। वंस इट इज़ एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस या एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्मली प्रॉमिस का वर्ड माइनस कर दें, अब आप कम से कम उसको एग्रीमेंट तक रखा करें। फिर लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम मेंशन्ड है तो वो गुजर जाए, लैप्स हो गया, और अगर मेंशन्ड नहीं है तो रीजनेबल टाइम। उसके बाद नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन और काउंटर ऑफर और नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेस रिजेक्शन। डन। इसमें एक पॉइंट हमारा रह गया, कौन से वाला? डेथ और इंसैनिटी। इसको देखते हैं। ए भाई ने एक ऑफर की थी बी भाई को। ऑफर क्या थी कि मैं तुम्हारी शादी में आके गाना गाऊंगा, मैं तुम्हारी शादी में आके गाना गाऊंगा। शादी है 10 अगस्त को और ऑफर की जा रही है 5 अगस्त को। बी ने कहा था ओके। बी ने क्या कहा था? ओके। इसका मतलब है कि हम एग्रीमेंट तक पहुंच गए। जब बारी आई गाना गाने की तो ये भाई अल्लाह को प्यारे हो गए, इनकी डेथ हो गई या इंसेन हो गए। इंसेन कहते हैं अगर आपका दिमागी तवाज़ुन हिल गया, ख़राब हो गया, आप साउंड माइंडेड नहीं। तो मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या इसके फैमिली मेंबर्स ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकते हैं? क्या इसके जो घर में जो उसने सोगवारान छोड़े हैं, क्या ये इस बी की शादी में जाके गाना गा सकते हैं? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होगा? वजह बताएं। कर सकते हैं अगर वो सिंगर ही ना हो, फिर उसकी आवाज़ नहीं लेकर आ सकते, उसके स्किल्स नहीं ला सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का, ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का। तो हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि उस शख्स पे ही डिपेंड करे कि उसके अलावा वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, तो यहाँ पे वो वाली परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकती जो कि इसने देनी थी आगे। ये बात समझ आती है? अब इस बात से मैं कुछ और लिंक करूँगा। अगर ना हो तो फिर ये फैमिली मेंबर्स पूरा करने के लिए लायबल होंगे, फिर इन पे पूरी लायबिलिटी आती है। अगर इस शख्स के एसेट्स इनको मिल रहे हैं तो लायबिलिटीज़ भी साथ ट्रांसफ़र होंगी। ठीक, अच्छा, अब आए ज़रा मेन पॉइंट की तरफ। वो कहता है डेथ और इंसैनिटी किसकी? ऑफरर की। ऑफरर की। इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ना की हो, एक्सेप्टेंस अभी ना की हो और दूसरी पार्टी तक खबर पहुंच जाए कि भाई इसकी डेथ हो गई है, दूसरी पार्टी तक उसकी खबर पहुंच जाए कि इसकी डेथ हो गई है, तब इसको हम आसानी से लैप्स कर सकते हैं। मैंने जस्ट वो एग्जांपल दी है ये फैमिली मेम्बर्स वाली बात बताने के लिए। उसका अभी तक इससे कोई ख़ास लिंक नहीं है क्योंकि वहाँ पे हम एग्रीमेंट तक पहुँच गए हुए थे, बी ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ था। यहाँ पे अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, उसने कहा बिफोर एक्सेप्टेंस। तो अगर डेथ हो जाए या इंसेन हो जाए, कौन? ऑफरर। भाई जिसने ऑफ़र की थी वो अब है ही नहीं, इंसेन हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, तो डेफिनेटली अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो उस शख्स को क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? एथिकल क्या है? एथिकल क्या है कि वो उसको एक्सेप्ट ना करे। और उसको अगर पता भी हो और फिर भी वो एक्सेप्ट कर ले, फिर क्या होगा? उसको पता है
जिसकी डेथ हो गई है और स्टिल उसने एक्सेप्ट कर लिया, फिर क्या होगा? फिर क्या अदालत उस बंदे का साथ देगी? हाँ, ये दो बातें हैं, यहाँ से दो बातें निकलती हैं। उसको पता था या उसको पता नहीं था, उसकी नॉलेज में था या उसकी नॉलेज में। अगर उसकी नॉलेज में हो और वो कबूल कर ले तो क्या होगा, और अगर उसकी नॉलेज में ना हो और वो कबूल कर ले तो क्या होगा? किसी के पास किताब पढ़ी भी ICAP की है? दिखाओ जरा। ICAP ने यहाँ पे 2 केस बनाए हुए हैं, मैं आपको उन्हीं केस से ये बात बताता हूँ। दिखाना। यहाँ पे उसने एक दाऊद वाली मिसाल दी हुई है, गालिबन गाड़ी और दाऊद वाली मिसाल। नहीं, इसी में ही है। इन्होंने ना एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है दाऊद के नाम से। ये वो कहता है, उसको बना लेते हैं यहाँ पे। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बाकी एग्जाम्पल्स में से, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहेंगे कि उसको पता था या उसको पता नहीं था। देखते हैं जी। Z ऑफर्स D कि वो गाड़ी बेचना चाहता है 3 मिलियन की। किसको? D को। कब? 15 जनवरी को ये ऑफ़र गई है। ऑफ़र 15 जनवरी को देने के बाद जैन भाई जो हैं वो 18 को अल्लाह को प्यारे हो गए, इनकी डेथ हो गई है। और इस शख्स ने ये कबूल किया है कब? 20 तारीख को। कब कबूल किया? अब बताएं क्या होगा। यहाँ से हमने ये देखना है कि उस तक ये बात कब पहुँची कि उसको पता था या नहीं था। तो जब उसने एक्सेप्ट किया 20 तारीख को, केस 1, ही वॉज अवेयर। अब क्या होगा? सोचें क्या होगा, पहले सोचें क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। अच्छा, और जब उसको पता है कि वो फौत हो गया तो ऑफर ही ख़त्म हो गई। अच्छा, और कोई बात? और कोई बात? जब उसको पता था कि उसकी डेथ हो गई है और स्टिल उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स गलत, ये शख्स रॉन्ग है, ये गलत कर रहा है, इसको करना ही नहीं चाहिए था एक्सेप्ट। जब ये डेथ होगी इसकी और उसको पता है, ही वॉज अवेयर, तो उसको ये एक्सेप्टेंस करनी ही नहीं चाहिए थी। और अगर वो अवेयर था स्टिल वो एक्सेप्ट कर ले, तो इसका मतलब है कि इस शख्स ने गलत किया है। नो कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। मज़े की बात ये है कि बनाएगा किसके साथ? जो मर गया उसके साथ। जो मर गया उसके साथ बना रहा होगा, बनेगा ही नहीं, उसकी तो डेथ होगी बेचारे की। तो ये बात समझ आती है? हाँ, अगर पर्सनल नेचर का होता ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो फिर तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो ये नहीं है ना, ये तो हम गाड़ी बेच रहे हैं। हम गाड़ी बेचना इज़ नॉट अ नेचर ऑफ पर्सनल। डेथ के बाद उसके जो लीगल वारसान है वो बेच सकते हैं गाड़ी को, उनके नाम जब एसेट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। चलो इसी को चेंज कर लेते हैं। ही वॉज नॉट अवेयर। अगर वो अवेयर नहीं है तो इसने मासूमियत में किया होगा। क्या कहते हैं मासूम को? इनोसेंट। अब बताएं अब क्या होगा? फिर ये बाउंड कर सकता है, फिर यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्रिएट होता है, बन जाता है। तो अब वो डेथ वाला पॉइंट समझ आता है। लैप्स ऑफ ऑफर में कोई सवाल देख लें एक दफ़ा दोबारा से। लैप्स ऑफ ऑफर के अंदर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन
तो पूछ लें, इसके साथ हमारा ऑफ़र ख़त्म होता है। कब कब ऑफ़र लैप्स की जा सकती है जी? एक पॉइंट आफ्टर एक्सेप्टेंस, सेकंड पॉइंट, तीसरा पॉइंट कब कब हम उसको लैप्स कर सकते हैं? कोई भी पॉइंट बता दो। Revocation of offer before acceptance. बिफोर एक्सेप्टेंस। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 के करीब पॉइंट्स हैं, और ICAP ने ये बातें बहुत दफ़ा पूछी भी हैं। ऑफ़र में से जो उसको बहुत पसंद है ना पूछना, वो ऑफ़र के लैब्स वाले मेथड है। ऑफ़र के एसेंशियल्स में उसका कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा, उसका एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स में इंटरेस्ट रहता है। ऑफ़र के अंदर आके ऑफ़र की रेवोकेशन के ऊपर उसका बहुत दिल करता है कि वो बार बार इसको पूछता जाए, और पूछता भी वो क्रैमिंग साइड से ज़्यादा। डन डन, कोई सवाल यहाँ तक? पक्की बात है? आगे चलें, फिर चलें आगे चलते हैं। हाँ सवाल लैप्स के ऊपर, हाँ हम सिर्फ ये लिख सकते हैं जो लैप्स ऑफ टाइम नीचे जो रीजनेबल पॉइंट है वो लिखना होता है, फिर पॉइंट मिलता है या पॉइंट? दोबारा अपना सवाल बिल्कुल दोबारा से पूछो। सर अगर सवाल आता है इस पे, सवाल आ गया लैब्स पे। लैप्स ऑफ ऑफर है और ये पॉइंट है लैप्स ऑफ टाइम है, हम सिर्फ लैप्स ऑफ टाइम लिखेंगे तो हमारा पॉइंट कंप्लीट हो नहीं होगा, नहीं होगा, आपको दोनों बातें डालनी पड़ेंगी, आपको दोनों बातें डालनी पड़ेंगी। कानून है ना, कानून कहता है कि वो चीज़ डिफाइन होनी चाहिए, और अगर डिफाइन नहीं है तो फिर एटलीस्ट रीज़नेबल वाली बात करें। जी हाँ जी हाँ हाँ, अगर वो अवेयर है कि दूसरी पार्टी अब दुनिया में नहीं है या वो उस काबिल नहीं है कि वो परफॉर्म कर सके, स्टिल उसने कहा जी ओके, उसने साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने किया ही गलत है, वो एथिकली रॉन्ग है यहाँ पे। डन जी। अभी तक ऑफर से कौन कौन से पास्ट पेपर्स आए ज़रा उसके ऊपर नज़र मार लेते हैं। इस स्लाइड के ऊपर हमसे रेलिवेंट कितने सवाल हैं? 2। स्प्रिंग 12, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट? नहीं ये नहीं, ऊपर वाला स्प्रिंग 12। क्वेश्चन नंबर 2A, हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स? क्या लिखेंगे? एब्स ऑफर। कितने मार्क्स के लिए पूछा है? 4। तो कम से कम कितनी बातें? 4, और मैक्सिमम सारी लिख दें। तो बेटर क्या है, जब भी कम और ज़्यादा का फैसला करना हो ना, और मार्क्स ऐसे हों जो कि ऑन एवरेज खड़े हों, ना समझ आ रही हो कि कम लिखूं या ज़्यादा लिखूं, तो आपने ज़्यादा की तरफ जाना हमेशा। ये है आपका टाइप 1 सवाल, ये आपका टाइप 1 सवाल। ये वो सवाल है जो कि सीधा आपसे क्रैमिंग टेस्ट कर रहा और कुछ टेस्ट नहीं कर रहा। आपने याद किया हुआ है, सवाल आ गया 4 नंबर का है, आपने ठग से पेन खोला और सारे के सारे पॉइंट्स वहाँ पे जॉट डाउन कर दिए, लिख दिए। जी एक सवाल, दूसरा सवाल, मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर ₹4 लाख। ऑफरर कौन है? मुराद। किसको ऑफर की जा रही है? सनम कौन है? ऑफरी। सनम एक्सेप्टेड दी ऑफर, अच्छी बात है। अगर सवाल यहाँ तक हो कितना अच्छा लगेगा, खाने तो आगे ख़राब होगी। एंड इनक्लोज्ड अ पे ऑर्डर ऑफ ₹1.5 लाख, और साथ उसने प्रॉमिस कर लिया कि जो बाकी का बैलेंस है वो मैं तुम्हें 62,500 रुपये के हिसाब से मंथली पे कर दूंगी, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे कर दूंगी। क्या बताने लगा हूँ कि हुआ क्या है? तो मैंने सिर्फ सवाल पढ़ा। ये बताएं गाड़ी की वैल्यू क्या है? एडवांस कितना पे कर रही है? कितना रह गया बाकी? कितना रह गया बाकी? क्या? एक सेकंड, ऑफरर कौन है? मुराद। ऑफरी कौन है? सनम आंटी। और ट्रांजैक्शन में कौन सा ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है? गाड़ी। क्या गाड़ी को बेचना लीगल ऑब्जेक्ट होता है? क्या गाड़ी को बेचना लॉफुल ऑब्जेक्ट है? ठीक है। कंसिडरेशन क्या मिल रही है? मुराद को क्या मिलेगी? और सनम को? गाड़ी। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि कानून की तरफ से बाइंडिंग है नहीं है, कोई सी बात लिखी हुई है तो अज्यूम कर लें कि देयर इज़ अ लीगल बाइंडिंग।
ठीक, अज्यूम हम लोगों ने कर लिया। 4 लाख में से 1.5 लाख उसने कहा कि मैं तुम्हें साथ में भेज रही हूँ, तो बाकी कितना रह गया? 2.5 लाख। उसकी इसने किस्तें बना दी, खुद ही से बना दी। कितनी किस्त है? 62,500। तो कितने महीनों में ये पे करेंगी? 4 महीनों में, 4 माह में। क्या उसने कहा था? क्या ऑफरर ने कोई ऐसी कंडीशन ऐड की थी? उसने क्या कहा था? उसने कहा था गाड़ी है, लेनी है, 4 लाख रुपए दे दो। दूसरी पार्टी ने अपनी पसंद से उस ऑफर को अमेंड कर दिया, अपनी पसंद से अमेंड कर दिया। तो क्या ये ऑफर की जो एक्सेप्टेंस सनम ने की है, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? क्यों नहीं है? उसने वेरिएशन डाल दी है। कैसी वेरिएशन डाल दी है? उसने इंस्टॉलमेंट्स वाली बात कर दी जो कि ओरिजिनल ऑफर में नहीं थी। इसका मतलब ये है कि उसने क्या किया? काउंटर ऑफर कर दिया। उसने ओरिजिनल ऑफर को उठा के बदल दिया, चेंज कर दिया। तो देयर इज़ अ काउंटर ऑफर, देयर इज़ अ काउंटर ऑफर। मगर क्या उसने एक्सेप्ट किया? अगर ये सवाल हम एक दूसरे एंगल से देखें, क्या एक्सेप्टेंस हुई है? हम लोगों ने कल 2 लफ्ज़ पढ़े थे एक्सेप्टेंस से रेलेवेंट। एक हम लोगों ने कहा था वैलिड एक्सेप्टेंस, एक हम लोगों ने कहा था क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो ये कौन सी वाली एक्सेप्टेंस कहलाई जाएगी? ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहलाई जाएगी। क्वालिफाइड कौन सी है? जिसमें किसी तरह का कोई एतराज़ है। क्वालिफाइड कहते हैं वर्ड एतराज़ को, कि आपने एक्सेप्टेंस तो दे दी है मगर एक एतराज़ के साथ। तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। दूसरी पार्टी ने काउंटर ऑफर कर दिया है। इट मीन्स कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं रहा। तो 3 नंबर के लिए आप लिखेंगे क्या? नंबर 1, आप बताएंगे लॉ की प्रोविज़न क्या। सबसे पहले आपने देखा कि यार ये कॉन्सेप्ट टेस्ट कौन सा हो रहा है, फिर आपने उस कॉन्सेप्ट के पीछे पड़ जाना। सबसे पहले आपने बताई लॉ की कहानी, लॉ क्या कहता है। उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आपने बताया कि इस केस में क्या हो रहा है। और तीसरी बात, आपने अपना व्यू दिया, अपनी ओपिनियन बताई कि हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए था। तो हर केस स्टडी को आपने 3 हिस्सों में तोड़ लेना। लॉ क्या कह रहा है, केस क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं। तो 3 नंबर 3 बातें लिख लेंगे, पक्की बात है। ये अटेम्प्ट कब की है? ऑटम 15। आई कैप का एक ऐसा एग्जामिनर जिसने कुछ अरसे के बाद तकरीबन वैसा ही सवाल बना दिया। स्प्रिंग 20 में ये सवाल पढ़ें। बतूल ऑफर्ड टू सेल हर फ्लैट टू साकिब फॉर ₹42 लाख। तो उसने क्या किया? उसने मुराद सनम की जगह पे बतूल और साकिब कर दिया, गाड़ी की जगह पे फ्लैट कर दिया, 4 लाख की जगह पे 42 लाख कर लिया। साकिब एक्सेप्टेड द ऑफर एंड सेंड अ चेक ऑफ ₹15 लाख। वहाँ पे 1.5 लाख था, 15 लाख कर दिया। मतलब उसके बाद इतना टाइम नहीं था कि वो कुछ फिगर्स को भी चेंज कर दे। विद द स्टिपुलेशन नहीं, उसने वर्ड ऐड कर दिया। स्टिपुलेशन का वर्ड वहाँ भी यूज़ नहीं हुआ, उसने साल में था, ये उसने काम तो किया। टू पे द बैलेंस, अच्छा वहाँ पे बैलेंस का वर्ड यूज़ हुआ था? नहीं। वहाँ पे उसने किस्तों की तादाद भी नहीं बताई थी। यहाँ पे 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बता दें ऑफ ₹1,12,500। एक्सप्लेन कि क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। वहाँ भी 3 नंबर थे, यहाँ भी 3 नंबर। तो बताएं है या नहीं है? क्यों नहीं है मिस, क्यों नहीं है? ये क्वालिफाइड सी होती क्या है? जिसमें ना जो कंडीशन वगैरह है वो मीट ना कर रही हूँ। असल ऑफर जो की थी उसके मुताबिक दूसरी पार्टी ने उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया। उसने अपनी वैरायटी बीच में डाल दी, उसने अपनी वैरायटी बीच में डाल दी। तो इट इज़ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो अब अगर आपने ये सवाल कर लिया तो क्या वो सवाल दोबारा करने की ज़रूरत है? या वो कर लिया तो ये दोबारा करने की ज़रूरत है? नहीं। तो कोई सा भी एक कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, वापस आते हैं पीछे। ये सवाल देखते हैं स्प्रिंग 16 का।
पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। एक सवाल है जी पूछें। कि अगर काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर लें, अगर काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस से निकल के वैलिड एक्सेप्टेंस बन जाती तो है। इसमें नीचे लाइन लिखनी जरूरी है ना कि आप अगर हाँ, असल में नंबर 3 है, अच्छा निकाल नंबर 3 है, और मैं पूछ रहा कि क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, तो आप बता दें। जहाँ भी कंफ्यूज होना कि लिखूँ या ना लिखूँ, फिर लिख दिया करें कि अगर तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है उसकी वेरिएशन समेत, तो फिर हम इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे। अगर नहीं है तो फिर ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, ये जब आप अपनी बात कर रहे होंगे, ना लॉ की प्रोविजन में आएगा ना केस में आएगा। जब आप उसको बता रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे, अपना व्यू पॉइंट दे रहे होंगे, वहाँ पर आपने ये बात कर देनी है। डन। ये है टाइप 2 सवाल। ऐसा सवाल जो कि थोड़ा सा छोटा है और वो आपसे पूछ क्या रहा है, लॉ की प्रोविजन, मगर सिनेरियो में मिक्स करके। 3 नंबर आ जाएंगे। ऊपर आए, स्प्रिंग 16 की एक कहानी देखते हैं। अच्छा, ऊपर 4 लाइनें हैं, नहीं 5 लाइनें हैं, और नीचे 3 लाइनों की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करूं, ऊपर की 5 लाइनें पहले पढ़ लूं या रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लूं? पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लूं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर विच वाज मेड बाय बदर। ये पहला सवाल है, फुल स्टॉप। ऑल्सो स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस। तो इस एक सवाल में कितने सवाल चुके हैं? 2। पहला क्या है? टाइप ऑफ ऑफर कौन सी है सेकंड क्या है कि रिवॉर्ड मिलेगा नहीं कि अमाउंट क्लेम करेगा या नहीं करेगा। अब सवाल पे आता है। बदर, who is the owner of Mashhoor Associates, sent one of his employees आफ्ताब in search of his pet horse। उस बेचारे का घोड़ा गुम गया और उसने आफ्ताब को कहा कि जाओ मेरा घोड़ा ढूंढ के लाओ, which had been missing for 5 days। Badr advertised a reward of ₹20,000 in a newspaper for anyone who finds his missing horse। ये क्या किया उसने? ये इसने ऑफर किया, जो भी नीचे लाइन बदर ने अखबार में एक इश्तिहार डाल दिया है कि जो कोई भी मेरा घोड़ा ढूंढ के लाएगा मैं उसको 20,000 रुपये दूंगा। और ये अखबार में इश्तिहार उसने पहले डाला या बाद में? पहले क्या किया उसने? पहले उसने आफ्ताब को भेज दिया, आफ्ताब को भेजने के बाद उसने अखबार में इश्तिहार डाल दिया। यहाँ तक कहानी समझ आई है? सवाल की एक रिक्वायरमेंट थी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, फॉर एनीवन टू फाइंड, कोई भी ढूंढ के ले आए। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऑफर जो उसने अखबार में डाली है वो सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब के लिए है? हाँ, लोकल पब्लिक के लिए। ये लोकल पब्लिक की ऑफ़र है, जो कोई भी ढूंढ के ले आएगा मैं उसको पैसे दे दूंगा। अब आपकी खैर किताब में ये वर्ड यूज़ नहीं है। ऑफ़र 2 तरह की होती थी, एक जनरल ऑफ़र और एक स्पेसिफिक ऑफ़र। तो ये जनरल ऑफ़र है जो कि आपने आम आवाम को दे दी है। ये अब आपकी खैर बुक में नहीं है। ऑल्सो स्टेट वेदर द आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट और नॉट। अब देखते हैं, आफ्ताब भाई अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर, उसको पता ही नहीं है कि कोई ऐसा न्यूज़पेपर भी है जिसमें ये अमाउंट वाली बात लिखी हुई है। ट्रेस द हॉर्स, उसने घोड़ा ढूंढ लिया। सब्सिक्वेंट, ये सब्सिक्वेंट क्या होता है? बाद में। सब्सिक्वेंटली ऑन नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड आफ्ताब क्लेम्ड इट फ्रॉम, उसने कहा कि भाई आप मुझे पैसे दो। क्या उसको पैसे लेने का हक है? क्यों? एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस वो अनअवेयर था, उसकी नॉलेज में नहीं थी। हमने एक लॉ एक रूल देखा था, वो रूल क्या था? उसको अवेयर होना पड़ेगा। याद है कम्युनिकेशन, उसकी नॉलेज में वो बात गई हो। अखबार में डाल देना कभी भी गारंटी नहीं कर रहा कि उसने वो पढ़ी भी होगी या नहीं पढ़ी होगी, और उसने बता भी दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो ये अमाउंट क्लेम नहीं कर पाएगा। रीज़न वो अनअवेयर है। वो सवाल के कितने मार्क्स हैं? क्या लगता है कि आई कैट उसको डिवाइड कैसे किया होगा? 1 और 3। आइडेंटिफाई, उसने कोई रीज़न नहीं मांगी आपसे,
सिर्फ कहा है कि मुझे बता दो, वो आपने बता देना। फिर इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आपने 3 बातें खोलनी है। लॉ क्या कहता है, सवाल में क्या हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ। लॉ क्या कहता है, सवाल में क्या हो रहा है और मैं क्या कह रहा हूँ। कर लेंगे, लिख लेंगे। अटेम्प्ट कौन सी है? 2016 से ये सवाल पढ़िएगा, सवाल पढ़ें। ये सवाल तकरीबन वैसा ही है, कुछ थोड़ी सी वेरिएशंस के साथ। रिक्वायरमेंट में एक चीज़ गायब है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर, क्योंकि यहाँ तक आते आते वो चीज़ किताब से गायब हो गई थी। मगर अगली बात वो सेम कर रहा है कि क्या वो पैसे देने का हकदार है या नहीं है या नहीं है। उसका बेटा गायब हुआ, सलमान का, महमूद, जो कि उसका एक बॉडी गार्ड था, उसने उसको भेज दिया कि जाओ जाके मेरा बेटा तलाश करके लेके आओ। और जब वो गया उसने पीछे से अखबार में डाल भी दिया, क्या दिया, 25,000 रुपया फॉर एनीवन। महमूद फाउंड द बॉय एंड ब्रॉट हिम होम। सलमान ने कहा कि भाई अब तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। रीज़न क्या ये अखबार वाली बात उस तक पहुंची थी? नहीं। क्या सवाल ने बताया? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब वेदर महमूद इज एंटाइटल्ड फॉर द रिवॉर्ड और नॉट। यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज़ कर दिया है, ब्रीफली डिस्क्राइब। ये बड़ा ख़तरनाक सा वर्ड होता है, ये जो वर्ड है ना, चलता है ये ब्रीफली डिस्क्राइब। इसका मतलब क्या? दोनों बातें करनी पड़ेंगी, क्या उसे पता हो ना हो? दोनों बातें करनी पड़ेंगी। पता हो तो वो क्लेम कर सकता है, पता नहीं है तो वो क्लेम नहीं कर सकता। उसकी नॉलेज में आया है तो क्लेम कर लेगा, नॉलेज में नहीं आया तो नॉलेज में कब आता? ढूंढने के बाद या ढूंढने से पहले? ढूंढने से पहले। अगर ढूंढने के बाद आ रहा है तो फिर तो कहानी ख़त्म हो गई हुई है। डन हो जाएगा। दोनों बातें पता है, ये बात कंक्लूजन में आएगी। ऊपर लॉ आ गया, ये सिनेरियो आ गया। हाँ, ये केस स्टडी और क्या? ऊपर लॉ आपने पहले बता दिया ना, उसके बाद आपने बताया कि सिनेरियो में क्या हो रहा है, हो गया। तीसरी बात जो आपने बतानी है ना, फिर आपने दोनों एस्पेक्ट से बतानी है कि अगर उसके नॉलेज में पहले था तो ये होगा, नॉलेज में नहीं था तो ऐसे होगा। डन। ये पढ़े ज़रा, स्प्रिंग बाइस का सवाल। ये एक सवाल के ना 5-6 पार्ट्स है, तो इसमें जो हमसे रेलेवेंट है वो 5वां वाला पॉइंट है 3 नंबर के लिए। ब्रोमीन ट्रेडर्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट, परचेज एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ड्यूरिंग द ईयर BT एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। HL, a new customer approached BT for the purchase of 5 television sets. उसने रब्ता किया कि मुझे 5 TV सेट्स चाहिए। BT ने एग्री कर लिया कि वो सप्लाई कर देगा। कब करेगा? 6 मार्च को, एट अ डिस्काउंट ऑफ ईदर 10% और 15%। क्या फिक्स की है उसने? क्या उसने डिस्काउंट फिक्स की है? क्या मैं कह दूं कि डिस्काउंट सर्टन है, एब्सोल्यूट है, डेफिनेट है? नहीं। उसने क्या कहा कि मैं कब इसको फाइनल करूंगा? जब डिलीवरी की जाएगी। तो डिलीवरी कब होगी? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद? बाद में करेंगे। अपॉन डिलीवरी, जब डिलीवरी हो गई, HL ने कहा कि भाई मुझे 15% का डिस्काउंट चाहिए। ऊपर क्या बात हो रही थी? 10 या 15। क्या मांग रहा है? 15, जो कि BT ने रिफ्यूज़ कर दिया। डिस्कस करें क्या वो उसको लायबल कर सकता है या नहीं कर सकता। टेक्निकली ये सवाल चैप्टर नंबर 9 का, बट यहाँ पे क्यों रखा है? ताकि आप ये वाली बात समझ सकें, सर्टन और डेफिनेट वाली बात। तो अगर आप ये सवाल को होल्ड भी कर लें और 9 के साथ कर लें तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे वो बात कर रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये वर्ड पढ़ के आपने परेशान नहीं हो जाना। ये सवाल क्यों रखा है? ताकि आप ये वाली बात को अंडरस्टैंड कर सकें, सर्टन और डेफिनेट।
समझ आती है? वापस आते हैं, ये हो गया, Yes, sir. ये हो गया, ये रह गया, कोई बात नहीं, ये दोनों रह गए हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से ऊपर वाला हो गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक सवाल रह गया अभी भी, ये सवाल स्प्रिंग 19, इसको करते हैं, 5 मिनट की ब्रेक करेंगे और फिर एक्सेप्टेंस की तरफ आएंगे। अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आदिल्स DHA प्रॉपर्टी, सवाल बहुत मज़े का है। अहमद भाई जो है वो एक इंटरेस्टेड पार्टी है कि वो आदिल भाई की DHA वाली प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं। अच्छा, अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं दूसरे बंदे की कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लूँ तो क्या दूसरे बंदे पे वाजिब है कि उसको बेचे? नहीं, इंटरेस्ट है ना। तो उसने क्या किया, उसने ख़त लिखा 1 मार्च 2019 को। अब आए के आपने देखें यहाँ पे गेम क्या खेली है, आगे का सवाल अभी तक छोड़ दें। उसने क्या लिखा? लेटर। अब बच्चों ने ये वर्ड पढ़ा और बच्चों को याद आ गया पोस्टल रूल, बच्चों ने सवाल वैसे छोड़ दिया। वो रूल थोड़ा सा टेक्निकल है, तो उन्होंने कहा यार लेटर वाली बात कर रहा है, अजीत दे रहा होगा, ये सवाल बाद में कर लेंगे, हालांकि 2 नंबर का था। तो ये काम नहीं करना, सवाल को आप लोगों ने पूरा पढ़ना है। तो अहमद इंटरेस्टेड है, आदिल की DHA प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, ख़त भेज दिया, कब भेजा? 1 मार्च 19 को। आई हैव हर्ड दैट यू आर सेलिंग योर DHA प्रॉपर्टी, मैंने सुना है कि तुम अपनी DHA वाली प्रॉपर्टी बेच रहे हो। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उसको ख़रीदूँ। विल यू प्लीज़ कंसिडर सेलिंग द सेम टू मी, क्या तुम मुझे ये बेचना चाहोगे? एक सवाल। What is the highest price you have been offered so far? यहाँ तक रुक जाए, क्या ये एक ऑफ़र है? ये information क्या ये ऑफ़र है? no sir. क्यों? इंक्वायरी ये इंक्वायरी है, Inquiry information plus ये इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो क्या हमने कोई ऐसा नाम पढ़ा था? ये इनविटेशन है कि मैं ख़रीदना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे बेचना चाहते हो तो आओ और मेरे से आके रब्ता कर लो। ये वही बात होगी कि कॉलेज ने एक ब्रोशर डाला और ब्रोशर पे लिखा हुआ है कि हम फास्ट ट्रैक करवा रहे हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दैट कोर्स, आए और आके बात कर लें। तो ये ऑफ़र नहीं है। सारे इस बात तक एग्री हैं? आदिल ने रिप्लाई कर दिया। उसने क्या किया? उसने 2 सवाल किए थे ना, विल यू कंसिडर द सेलिंग सेम टू मी और हाईएस्ट प्राइस। उसने कहा हाईएस्ट कोट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ इज ₹35 मिलियन। बस सवाल 2 पूछे थे, जवाब। इसका मतलब है कि जो वो कह रहा है कि विल यू कंसिडर द सेम, promise नहीं किया. उसने प्रॉमिस ही नहीं किया, उसने वो बात की नहीं कि हाँ हाँ मैं तुम्हें ही बेचना चाहता हूँ, ये तो बात उसने की नहीं, वो तो पी गया। अगर वो कर देता तो फिर वो बाउंड होता। उसने अपनी तरफ से बाउंडनेस ख़त्म कर दी। उसने सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दिया कि हाँ 35 मिलियन का मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा कोट लगा। फिर क्या ये ऑफ़र है? ऑफ़र है? नहीं, ये उसकी इंक्वायरी का जवाब है, रिस्पॉन्स है। तो ये इंक्वायरी के अगेंस्ट इंक्वायरी है। आपने देखा ब्रोशर, आप आए फ्रंट डेस्क में, आपने इंक्वायर किया, आपकी इंक्वायरी के बदले उन्होंने आपको रिटर्न जवाब दिया। अब आगे क्या हो रहा है? अहमद रिप्लाइड, आई एग्री टू बाय योर DHA प्रॉपर्टी फॉर ₹। बस क्या 2 पार्टीज हैं? क्या घर बेचना कानूनी बात होती है? क्या ऑब्जेक्ट लॉफुल है? क्या दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन ट्रांसफ़र हो रही है? एक को घर मिलेगा, एक को पैसे मिलेंगे। क्या घर सर्टन है, पता है कि कौन सा है? DHA वाली प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट है। क्या कम्युनिकेशन हो गई है? तो ये ऑफ़र है। नहीं, कम्युनिकेशन तो हो गई है ना, ऑफ़र तो पहुंच गई है मेरी, ऑफ़र की कम्युनिकेशन तो दूसरी पार्टी तक पहुंच गई है। तो ये ऑफ़र है कि मैं एग्री करता हूं कि मैं तुम्हारी DHA वाली प्रॉपर्टी 36 मिलियन की, क्या दूसरी पार्टी पे वाजिब हो गया? क्या वो किसी और को बेच सकती है? अब आगे देखते हैं। सब्सिक्वेंटली आदिल रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम हामिद कोटिंग 38 मिलियन। उसको उसी प्रॉपर्टी का एक मज़ीद अच्छा रेट मिल गया। फॉर द सेट प्रॉपर्टी
what will be Adil's liability towards Ahmed if he wishes to make the sale to Hamid? अगर वो हामिद को बेच दे तो क्या वो दूसरी पार्टी के लिए कुछ लाइबिलिटी रखता है? नहीं। क्यों? क्योंकि खाली ऑफर थी, एक्सेप्टेंस उसने की नहीं, और जब एक्सेप्टेंस नहीं की तो ना एग्रीमेंट बना ना कॉन्ट्रैक्ट बना। तो 2 नंबर के लिए आएगा, हमने कुछ आपको अजियत देने की कोशिश की। तो कॉन्सेप्ट टेस्ट कौन सा हुआ? इनविटेशन टू ऑफर। ये कॉन्सेप्ट टेस्ट कौन सा हो रहा है? इनविटेशन टू ऑफर। और जो ये वाला सवाल था, इसमें टेस्ट कौन सा था? इसमें काउंटर ऑफर टेस्ट हो रहा था। डन। ब्रेक कर लें, 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, उसके बाद आते हैं एक्सेप्टेंस के ऊपर।